हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं बता दूं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उनमें ज़रा सा भी मतलब बोल सकते हैं कि घमंड वगैरह नहीं था। उनमें ऑनेस्टी थी, ह्यूमैनिटी थी। ठीक है, और उनका दिमाग मतलब सभी लोगों के लिए, वो चाहते थे कि सभी लोगों के साथ अच्छा हो और सभी लोग बेहतर खुशी से रहें। ठीक है, तो आइए हम लोग अब देखते हैं ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन डैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। और उनका जन्म भी बिल्कुल साधारण दूसरे बच्चों के तरह ही हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि वो भविष्य में वैज्ञानिक बने तो जन्म से ही कुछ खास बात थी उसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब साधारण बच्चे के तरह ही वो भी जन्म लिए। हिज मदर थाउट अल्बर्ट वॉज अ फ्रिक। फ्रिक मतलब होता है जिसका बुद्धि कमज़ोर होता है, जो बेवकूफ़ जैसा होता है। तो उनकी माँ को ऐसा लगता था कि अल्बर्ट जो है वो कम बुद्धि वाला है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनका जो सिर था जब वो जन्म लिए थे तो थोड़ा बड़ा साइज का था। ठीक है, टू देखते हैं हम लोग। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। और लगभग 2.5 साल के जब आइंस्टाइन हो गए, यानी 2 साल 6 महीने के हो गए, तब तक वो बोल नहीं पा रहे थे सही से। ठीक है, और जनरली हम लोग देखते हैं अपने आसपास में कि जो बच्चे 2.5 साल के हो जाते हैं कुछ ना कुछ तो बोलना शुरू करते हैं धीरे धीरे। वेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। अब 2.5 साल बाद जब वो बोलना भी शुरू किए तो कोई भी चीज को वो 2 बार बोलते थे, रिपीट करके बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और आइंस्टाइन के जो फ्रेंड थे, मतलब दूसरे जो बच्चे थे, तो इनको समझ में नहीं आता था कि आखिर उनके साथ कैसे डील करना है। तो इसलिए दूसरे बच्चे जो थे वो आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कह के चिढ़ाते थे। ठीक है, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। इसलिए जो आइंस्टाइन थे ज़्यादातर खुद के ही साथ समय बिताते थे और खुद में ही वो खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और उन्हें बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज पसंद था। अब मैकेनिकल टॉयज क्या होता है? जैसे रिमोट का कोई कार हुआ या फिर हेलीकॉप्टर वगैरह, मतलब जो रिमोट से चलने वाला हुआ, एक प्रकार का यांत्रिकी कोई खिलौना होता है वो होता है। और जनरली देखो कि वो बाद में एक साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट, और बचपन से भी उनका जो हैबिट था दूसरे बच्चों से अलग था क्योंकि वो मैकेनिकल टॉय शुरू से ही पसंद कर रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। और जब उनकी छोटी बहन माजा का जन्म हुआ तो देखो इन्होंने क्या कहा कि इसका व्हील्स कहाँ है, इसके चक्के कहाँ हैं। मतलब ये इस दुनिया में आई तो अभी तो छोटी बच्ची है, वो चल नहीं पाएगी, तो आखिर कैसे आ गई दुनिया में। तो देखो यहाँ पे आइंस्टाइन के ये बात से लग रहा है कि वो उनमें बचपन से ही क्यूरियोसिटी थी किसी भी बात को जानने की। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अ हेड मास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything। एक बार आइंस्टाइन जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के हेड मास्टर उसके पिता को कहे कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चूज करे, कोई भी काम करना शुरू करे, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जो भी करेगा मतलब कोई ये ठीक ठाक से नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है। अब उनके हेड मास्टर को ऐसा लगा। लेकिन जहाँ तक कि हम लोग का सोच है, जहाँ तक हम लोग देखे भी हैं कि जो भी बच्चे जो भविष्य में काफ़ी बड़े व्यक्ति बनते हैं, अलग तरह का काम करते हैं, तो शुरू शुरू में उनके टैलेंट को दूसरे टीचर या आसपास के लोग नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड amateur violinist maintaining this skill throughout his life। अब अपनी माँ के कहने पर आइंस्टाइन जो थे वो वायलिन बजाना शुरू किए। ठीक है, और माँ चाहती थी कि यह इसमें पेशेवर, ठीक है, यानी शौकिया, एमेट्योर का कहने का मतलब होता है शौकिया। जैसे प्रोफेशनली अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली हूँ, पैसे कमाने के उद्देश्य से है, तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनली हूँ यानी पेशेवर हूँ, लेकिन वो चाहते थे कि ये शौकिया बजाए, मतलब वायलिन बजाने में ये शौकिया बने। और अपने इस क्वालिटी को आइंस्टाइन
जिंदगी भर संभाल के रखे, मतलब इस वो वायलिन बजाना छोड़े नहीं, आगे भी अपने लाइफ में इसको कैरी किए। 4, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट बैड पीपल, वॉज नॉट अ बैड पीपल, ठीक है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बैड पीपल, कहने का मतलब कमजोर बच्चे नहीं थे, कमजोर विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. अब ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, बताया जा रहा है कि जब आइंस्टाइन 15 महीने के थे, ठीक है, 15 महीने के थे, तो उस समय उसके पिता यानी उसके फैमिली कहाँ शिफ्ट हुए, म्यूनिक में, ठीक है, उसी समय से शिफ्ट हुए थे। और जब वो 15 साल के हुए तो म्यूनिक के हाई स्कूल में वो पढ़े, कौन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और वहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट में वो अच्छा मार्क्स प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन कहने का मतलब होता है डिसिप्लिन, नियम कानून, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। और आइंस्टाइन जब उस स्कूल में थे तो वहाँ उस स्कूल का नियम कानून जो कि थोड़ा ज़्यादा कठोर था, आइंस्टाइन को पसंद नहीं आता था, और इसी वजह से कई बार उनके और वहाँ के टीचर के बीच विवाद हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और जब वो 15 साल के हुए, ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं, जब वो 15 साल के हुए, स्टिफल्ड कहने का मतलब घृणा करना, उन्हें अब स्कूल के नियम कानून से इतना ज़्यादा घृणा हो गया कि अंत में उन्होंने स्कूल को छोड़ ही दिया। पॉइंट 5, द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब द प्रीवियस ईयर कहा जा रहा है, मतलब अभी हम लोग देखें कि वो 15 साल की उम्र में उस स्कूल को छोड़ दिए जो म्यूनिक में था, हाई स्कूल को। तो इसके प्रीवियस ईयर कहने का मतलब इसके 1 साल पहले की बात है कि अल्बर्ट के जो पेरेंट्स से पिता थे वो फिर कहाँ आ गए, मिलान में शिफ्ट हो गए, और अल्बर्ट को कहाँ रख दिए, अपने रिलेटिव्स के यहाँ। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, और अब जो बात चल रहा है वो 15 साल में जब वो स्कूल छोड़ा अभी, है ना, मतलब म्यूनिक का स्कूल जो छोड़ा था वहाँ के डिसिप्लिन की वजह से, ये उसके बाद का बात आ गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। तो अपने परिवार के साथ बड़े लंबे डिस्कशन करने के बाद उनको ये इजाज़त मिल गया कि वो अपना जो एजुकेशन है आगे का जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में प्राप्त करे, क्योंकि वहाँ पे दूसरे लोगों को समझा जाता था और यहाँ का नियम कानून म्यूनिक में जैसे वो हाई स्कूल में पढ़े तो उस तरह का ज़्यादा कठोर नियम कानून नहीं था। Point number 6. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study a university in Zurich. ठीक है, ज्यूरिक। आइंस्टाइन मतलब बताया जा रहा है कि मैथ में और फिजिक्स में उनका काफ़ी ज़्यादा रुचि था और उसमें काफ़ी ज़्यादा वो प्रतिभावान थे। ही डिसाइडेड टू स्टडी, और उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद डिसाइड किया कि मैं आगे का स्टडी ज्यूरिक में करूँगा। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट appeal to the dashing young man with the walrus mustache। लेकिन केवल साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी जिनमें आइंस्टाइन की रुचि थी। इसके अलावा वो बताया जा रहा है यंग मैन, डैशिंग यंग मैन, मतलब जब वो बड़े हुए तो यंग हुए तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी डैशिंग थी और वो वालरस माउस्टेच रखा करते थे, मतलब एक प्रकार से जो मूछ रखने का स्टाइल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 7। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक, और आगे चल के उनकी रुचि उनके साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी मिलेवा मैरिक से हुआ, ठीक है, मतलब उनका रुचि उसमें आ गया। हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर, और आइंस्टाइन को लगा कि ये भी बहुत चालाक है, ठीक है, मतलब होशियार है। दिस यंग सर्ब, अब यहाँ पे सर्ब का मतलब समझो, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियन कहा जाता है, अमेरिका में रहने वाले लोग को अमेरिकन कहा जाता है, उसी प्रकार से सर्ब यानी सर्बिया, ठीक है, सर्बिया में रहने वाले लोग को सर्बियन कहा जाता है। तो द यंग सर्ब मतलब वो जो लड़की थी मिलेवा मैरिक, वह सर्बिया की थी। द यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। और वह सर्बियन जो लड़की थी वो स्विट्जरलैंड, ठीक है, इसलिए आई थी क्योंकि ये यूरोप के कुछ गिने चुने यूनिवर्सिटी में से थे जहाँ पे महिलाओं लोग को पढ़ने की व्यवस्था थी और जहाँ पे कोई भी महिला डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। अब देखो एली मतलब यहाँ फ्रेंड हो रहा है, तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट, मतलब ये जो
लड़की थी, क्या नाम था, मिलेवा मैरिक। तो आइंस्टाइन को लगा कि ये जो मेरी दोस्त है, ये जो मेरी फ्रेंड है, और फिलिस्तीन्स का मतलब होता है वैसे लोग जिन्हें नाच गाना, कला, ये सब, नाच गाना मतलब ये सब जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाना, उनसे नफरत, जिन लोगों को नफरत होता है उनको फिलिस्तीन्स कहा जाता है। तो आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि उसकी जो फ्रेंड है शायद उसे भी इस तरह का नफरत हो, क्योंकि उसके परिवार के लोग या और भी दूसरे जो लोग थे यूनिवर्सिटी के, वो इस प्रकार के काम को ऑड समझते थे, बेकार समझते थे। ठीक है, आगे। द कपल फेल इन लव। अब ये दोनों आइंस्टाइन और मिलेविया मैरिक दोनों प्रेम में पड़ गए, मतलब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब दोनों में जब प्रेम हुआ तो पत्र लिखने का भी सिलसिला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स लिखा करते थे, ठीक है, और अपने प्रेम को वो शब्द शब्द के जाल में बुन के, मतलब लेटर में जो बात लिखते थे उसको लिख के भेजते थे, और अपने लेटर में वो साइंस की कोमलता यानी विज्ञान की कोमलता को भी ऐड कर देते थे। हाँ, बिल्कुल साधारण सी बात है, क्योंकि वो तो उनका दिमाग ही बिल्कुल इसी प्रकार से था। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन क्या लिखे कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी वेन वी बोथ हैव ब्राउट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कि कितनी खुशी की बात होगी, हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी जब हम दोनों रिलेटिविटी, मतलब जैसे सापेक्षता का सिद्धांत होता है तो यहाँ सापेक्षता, ठीक है, कि हमारे लिए कितनी खुशी और गर्व की बात होगी कि जब हम लोग यानी हम दोनों एक साथ रिलेटिविटी के सिद्धांत पे विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब अपना एक कंक्लूजन और निष्कर्ष हम लोग देंगे। 8 इन 1900 at the age of 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन was a university graduate and unemployed। ठीक है, 1900 ईस्वी में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड रहे, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाया। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया, गे प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ाना शुरू किए, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और उसके बाद फाइनली अंत में उन्हें 1902 ईस्वी में एक पेटेंट ऑफिस जो कि बर्न में था, वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिला। अब जरा आप लोग समझ जाइए कि पेटेंट ऑफिस क्या होता है। जैसे कोई भी हम लोग नया खोज या आविष्कार करते हैं किसी भी विभाग में, तो एक ऑफिस होता है जहाँ से हम लोग पेटेंट करवाते हैं कि भाई इस तरह के आइडियाज सबसे पहले मैंने ही दिया है, तो वो मेरे नाम से पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। अब वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, तो सिंपल बात है कि लोग तो वहाँ पेटेंट कराने जाएंगे ही, तो उनके ऑफिस में दूसरे लोग अपने इन्वेंशंस को लेकर के वहाँ जाते थे। ठीक उसी समय आइंस्टाइन सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से अपने दिमाग में भी वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आइडिया डेवलप कर रहे थे, विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। और वो मजाकिया लहजे में ही कहते थे, मतलब वो जिस टेबल के पास बैठते थे, जैसे ऑफिस में सभी लोग जो ऑफिस में काम करते हैं तो उनको एक टेबल डेस्क वगैरह दिया जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जहाँ बैठते थे वो बताते थे मजाकिया लहजे में कि वो देखो जो मेरा जो टेबल है उसका जो दराज है, ड्रॉवर है, उसका क्या नाम है पता है, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। तो ऐसा वो क्यों कहते थे, क्योंकि वो उस ड्रॉवर में वो जो उनके जो आइडियाज़ थे, जो अपने सीक्रेटली जो डेवलप कर रहे थे माइंड में, उस संबंधित बहुत सारे फिजिक्स के नोट्स वगैरह वो उसमें रखे हुए रहते थे, भरे हुए रहते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity according to which time and distance are not absolute। अब एक फेमस पेपर में 1905 ईस्वी में आइंस्टाइन का एक थ्योरी जो कि रिलेटिविटी पे आधारित था वो छपा। उसमें क्या छपा कि टाइम एंड डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, दोनों पूर्ण नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों निरपेक्ष नहीं है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। मतलब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मान लो दो घड़ी है, ठीक है, दोनों घड़ी को हम लोग किसी गाड़ी में रख दिए, गाड़ी भी सेम स्पीड से गई और कुछ समय बाद यानी एक निश्चित समय बाद फिर लौट के आया गाड़ी में से, दोनों घड़ी को देखा गया तो दोनों के घड़ी के समय में अंतर हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी से आगे चल के मतलब उन्होंने एक बहुत बड़ा फार्मूला दिया जो अभी भी हम लोग जानते हैं, E = mc²। वाइल आइंस्टाइन
was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. अब देखो, एक तरफ तो आइंस्टाइन जो थे, मतलब फिजिक्स के नए नए जो कठिनाई, मतलब नया नया चीज़ खोज रहे थे, नया नया चीज़ बना रहे थे, लेकिन उनकी खुद की प्राइवेट लाइफ बड़ी उलझी हुई थी। उस अनरेवलिंग कहने का मतलब उथल पुथल मचा हुआ था, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट। अल्बर्ट चाहते थे कि वो अपना स्टडीज समाप्त करने के बाद मिलेविया से शादी कर ले, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा who was 3 years older than her son, उसे ऐसा लगता था कि मिलेवा जो है मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है। She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और उनकी माँ ये भी बोलती थी, भाई एक तो तुम किताबी कीड़ा हो, मतलब दिन रात किताब वगैरह में एक्सपेरिमेंट में लगे रहते हो, ऊपर से ये भी वैसी है, तो लाइफ कैसे चलेगा। तो आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, था आइंस्टाइन उस समय शादी को पोस्टपोन कर दिए कुछ समय के लिए आगे। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. अब फाइनली दोनों तो प्रेम में थे ही, जनवरी 1903 ईस्वी में दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के बाद उनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उनका जो शादी था वो समाप्त हो गया, मतलब वो टूट गया। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। मतलब मिलेवा जो थी, शुरू से ही हम लोग जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने काम में लगे होते थे, एक्सपेरिमेंट में, स्टडीज़ में, तो मिलेवा बिल्कुल उसी तरह की थी, लेकिन अब शादी हो गया तो उनके अलग तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया हाउसवाइफ का। तो कहीं ना कहीं वो इच्छा पूरा नहीं हुआ उनका, और वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ के रूप में उभरने लगी, दिखने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1919। और जैसे अभी यहाँ पे मैंने बताया था ऊपर के लाइन में, द मैरिज फॉल्टर्ड, मतलब उनका शादी भी सही से नहीं चल रहा था, बहुत कमज़ोर हो गया था रिश्ता उनका, मतलब जैसे लग रहा कि टूट जाएगा। और अंत में 1919 ईस्वी में उनका डाइवोर्स हुआ। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। अब यहाँ देखो, तलाक होने के बाद आइंस्टाइन ने उसी साल अपने कज़न इल्सा से शादी भी कर ली। आगे का टॉपिक हम लोग देखते हैं 12। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर को इंसिडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फ्रेम। अब ये जो समय रहा आइंस्टाइन के लिए तो एक अलग सा चैप्टर जरूर शुरू हो गया, क्योंकि एक तलाक हुआ, फिर दूसरा विवाह हुआ, और इनके अलावा और भी वो कुछ बड़े काम किए। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। और 1915 ईस्वी में उनकी एक थ्योरी जो कि रिलेटिविटी पे आधारित थी वो प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी कुछ अलग सा चीज़ बताया, ठीक है, अलग सी परिभाषा दी, अलग से कॉन्सेप्ट दी। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्राउट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। और उन्होंने एक सूर्य ग्रहण के विषय में जो 1919 ईस्वी में हुआ था, एक पहले ही उसके विषय में बता दिए थे कि हाँ ये ऐसा होगा या ये होगा, तो उनकी कही हुई बात भी बिल्कुल एक्यूरेट निकली। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और आइंस्टाइन ने पहले ही इस चीज़ की कैलकुलेशन कर ली थी, गणना कर ली थी कि जो प्रकाश होते हैं वो स्थिर तारों से, ठीक है, आप लोग इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आइंस्टाइन का जो लॉ बच्चे पढ़े होंगे उनको भी ये पता होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को, तो आप लोग ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। मतलब उन्होंने पहले से ही गणना कर लिया था इस बात का कि प्रकाश स्थिर तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के द्वारा यदि हटेगा तो कितना हटेगा, ठीक ना, इस बात की वो पहले से ही गणना कर लिए थे। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और जो भी न्यूज़पेपर वगैरह थे उनके इस काम को सराहे, और क्या कहा, उन्होंने कहा कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ, यानी वैज्ञानिक क्रांति हुई। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। और जो सबसे बड़ा पुरस्कार है फिजिक्स का 1921 ईस्वी में आइंस्टाइन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज सर्व्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस। अब इस काम के लिए उन्हें बहुत सम्मान मिला, पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से उन्हें इन्विटेशन यानी उन्हें आमंत्रण आने लगा, और प्रेस के द्वारा प्रशंसा भी मिली। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, Einstein
इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जब 1933 में जर्मनी में नाजीवाद, यानी जो इनमें माना जाता है नाजी में कि जो हिटलर थे उनका काफ़ी ज़्यादा भूमिका था, तो जब वो पावर में आए तो उस समय आइंस्टाइन जो जर्मनी में थे वहाँ से वो कहाँ बस गए, पूरी तरीके से वहाँ छोड़ करके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इज एन अपरोर। अब 5 साल बाद जो जैसे कि नाजीज जो थे उन्होंने न्यूक्लियर फिजन करना सीख लिया था, उसका पता लगा लिया था, ठीक है। मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड। तो जब न्यूक्लियर फिजन बनाना करना वो लोग सीख गए तो वो तो बहुत बड़ी बात है, और खासकर वैसे लोग जो नाजीज थे उनका सोच अलग था, तो सामान्य लोग को बहुत परेशानी होने वाला था, है ना। तो इसी से डर करके यानी फांसीवाद से डर करके जैसे आइंस्टाइन ने वहाँ से अपना रास्ता बदल लिया, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, और भी दूसरे जो लोग थे वो उन लोगों ने भी वैसा ही किया, ठीक है। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और लोग इस बात से अब डरने लगे कि अब नाजी तो न्यूक्लियर फिशन सीख ही गए, अब वो एटॉमिक बॉम्ब बना करके लोगों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है। आगे 15, At the arguing of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. अब अपने एक फ्रेंड के कहने पर आइंस्टाइन अमेरिका के प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा और उसमें आइंस्टाइन ने उनको वार्न किया कि ये जो एक प्रकार का सिंगल बॉम्ब है, कौन से बॉम्ब की बारे में बात हो रहा है, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में और नाजी के बारे में, जिन्होंने न्यूक्लियर फिशन करना समझ लिया था, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो एक जो बॉम्ब है वो साधारण सा बॉम्ब नहीं है। यदि उसे एक पोर्ट पे ब्लास्ट किया जाए तो वो तो पूरी तरह बर्बाद होगा ही, लेकिन उसके आसपास के जो वातावरण है, आसपास के भी बहुत सारे जगह बर्बाद हो जाएंगे। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। अब आइंस्टाइन ने यह बात जो डी रूजवेल्ट को लिखी तो इसका उन पे प्रभाव पड़ा, डी रूजवेल्ट पे भी बहुत प्रभाव पड़ा। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। और अमेरिकन भी जो थे वो सीक्रेट यानी गुप्त तरीके से योजना बना करके उन लोगों ने भी एटॉमिक बॉम्ब बना लिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे ये बॉम्ब सीक्रेटली रूप से वहाँ पे गिराया। और बच्चों आपको पता ही होगा कि ये बॉम्ब इतना ज़्यादा खतरनाक था, इसके जो रेडिएशंस थे इतने ज़्यादा मतलब हानिकारक थे, जानलेवा थे, कि इसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है। जापान में अभी भी जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी शारीरिक अक्षमता के शिकार होते हैं, जैसे कोई लंगड़े हो गए, कोई लूले हो गए, ठीक है। आगे, आइंस्टाइन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो ये जो विनाश हुआ, मतलब अमेरिका जो जापान पे बॉम्ब गिराया तो बहुत सारे लोग मारे गए, बेगुनाह लोग, सीधे साधे लोग मारे गए, तो आइंस्टाइन को बहुत गहरा धक्का लगा, वो हिल गए थे। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। अब उनको इतना बुरा लगा कि वो यूएस को लेटर लिखे और उसमें बोले कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए, मतलब कहीं पे कोई समस्या होगी तो वो डील किया जाएगा, जैसे अभी यूनाइटेड नेशंस है ना। आगे यूनाइटेड नेशंस को लिखे ही थे कि कहीं पे भी कोई झगड़ा होगा तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए, जैसे दूसरे कंट्रियों में ही होता है। और हम लोग उसे जो गवर्नमेंट बनेंगे उसमें बहुत सारे लोग मिल करके, जैसे यूनाइटेड नेशंस के भी होंगे, और उस गवर्नमेंट के लोग उस समस्या का सॉल्यूशन करेंगे, मतलब उनका ये रीज़न था ऐसा। लेकिन इस बार उनके लेटर का रूजवेल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अब ये देखे कि भाई मेरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मैंने बोला अलग गवर्नमेंट बनाने के लिए जो दुनिया को कंट्रोल करे, डी रूजवेल्ट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो भी अब पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगे। मतलब कहीं ना कहीं उनको लगा कि मैं भी यदि पॉलिटिक्स में आ जाऊँ या उसमें भी थोड़ा सा और मेरा जान पहचान बढ़ जाए तो शायद मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो जाए। आगे, एजिसिएटिंग फॉर एन एंड
to the arms building up and using his popularity to campaign for peace and democracy। और ये लोगों को समझाने लगे किस विषय में, आर्म्स बिल्डअप, मतलब कि आर्म्स मतलब यहाँ हथियार, हथियार का जो आजकल निर्माण हो रहा है ये बिल्कुल ना हो, ठीक है। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, और वे अपने पॉपुलरिटी यानी वो तो लोकप्रिय थे ही पहले से क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने लोकप्रियता का उपयोग किया, उसका इस्तेमाल किया, और ताकि लोगों में पीस और डेमोक्रेसी पे विश्वास बना रहे, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, when Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो इसका एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 17 एक्सप्लेनेशन से पहले मैं कुछ बात बताता हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो केवल वैज्ञानिक ही नहीं थे, मतलब उसके अलावा भी वो दूसरे लोगों के विषय में सोचते थे, चाहे दुनिया के किसी भी लोग का बात हो, जैसे जापान के बारे में भी वो सोचे। तो इसीलिए कहा गया है पॉइंट नंबर 17 में कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का मतलब मृत्यु हुआ 1955 ईस्वी में, और वो उस समय 76 साल के थे, लेकिन वो अभी भी याद किए जाते हैं। विजनरी कहने का मतलब भविष्य दृष्टा, जो भविष्य देख सकते हैं, ठीक है। एंड वर्ल्ड सिटीजन, और विश्व के नागरिक, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें ह्यूमैनिटी थी, पूरे विश्व के लोगों से उनका प्रेम था, इसीलिए उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब के विरुद्ध कि ऐसा यूज़ ना हो, एक अलग से गवर्नमेंट बने जो इसके यूज़ पे रोक लगाए और दुनिया शांति से जिए, इसीलिए वो प्रयास किए थे। तो इसी वजह से उनको वर्ल्ड सिटीजन कहा जाता है, और साइंटिफिक जीनियस तो वो थे ही। तो आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।